हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर और मेरी कहानी योर शैडो। तो चलिए इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, जहां लान कुरान अभी लानशिंग के घर पर मौजूद थे और वो लानशिंग और वांगजी को अजीब नज़रों से देख रहे थे। वहीं उनके साथ अभी फ़िलहाल जो लान फैमिली यानी कि या कहें लान इंडस्ट्रीज़ की जो सीईओ थी, मेन सीईओ, हालांकि 10 सीईओ है पर ये मेन सीईओ थी, वो यहाँ पर लान कुरान के साथ आई थी और वो अभी लानशिंग और वांगजी को अजीब नज़रों से देख रही थी। उसकी नज़रों में साफ पता चल रहा था कि कहीं ना कहीं नफ़रत ज़िंदा है। वो उन्हें नफ़रत भरी नज़रों से देख रही थी। और वहीं लानशिंग जो कि उन सबके लिए चाय कॉफ़ी लेकर आई थी और उसने विंग को भी मैसेज कर दिया था और विंग आने ही वाला था। वहीं वो सब साथ में बैठे हुए थे। माहौल काफ़ी अजीब था। लानशिंग वांगजी को देखती है जो कि थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। ये देखकर वो वांगजी को समझाते हुए कहती है वांगजी। इस पर वांगजी लानशिंग की तरफ देखता है। लानशिंग धीरे से कहती है वांगजी बहुत देर हो चुकी है वांगजी, तुम यहाँ बैठे बैठे बोर हो जाओगे, तुम चाहो तो अपने रूम में जा सकते हो। ये सुनकर वांगजी एक नज़र अपनी मदर को देखता है और फिर उसके बाद वो वहाँ से जैसे ही उठता है कि तभी लान कुरान कहते हैं लानशिंग, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे संस्कार इतने ज़्यादा नीचे गिर चुके हैं कि बड़ों के होते हुए तुम बच्चे को उसके रूम में इस तरीके से भेज रही हो। क्या मैं जान सकता हूँ क्यों? वैसे मुझे पता चला है कि अभी इसकी शादी हुई है और इसका हस्बैंड भी आने वाला है और मैं इन दोनों को ही कुछ तोहफे देना चाहता हूँ। और ये सुनकर लानशिंग कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे उम्मीद नहीं कि लान कुरान वांगजी और विंग को कोई गिफ्ट वगैरह देंगे। वहीं ये देखकर लान कुरान के साथ आई वो अल्फ़ा लड़की भी कहती है हाँ बिल्कुल, हम इन्हें ज़रूर बहुत ही अच्छा तोहफा देंगे। और ये बोलकर वो हल्की सी स्माइल करती है और फिर वांगजी वहीं बैठ जाता है। ऐसे ही करीब 10 मिनट बीत जाते हैं और विंग वो वहाँ आ जाता है। जैसे ही लान कुरान विंग को देखते हैं, एक पल के लिए उनकी नज़रें विंग पर अटक जाती हैं और उस अल्फ़ा लड़की की भी नज़रें विंग पर अटक चुकी थी और वो बस एक टक विंग को देखे जा रही थी। वहीं ये देख कर लानशिंग कोई जवाब नहीं देती, बल्कि वो कुछ नहीं करती। विंग भी इन नज़रों को फील करता है, लेकिन फिर वो चलते हुए लानशिंग के पास आता है। लानशिंग विंग को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहती है अंकल इससे मिलिए, ये है विवशान। और तभी वो लड़की कहती है कांगसू सरन का बेटा। और जैसे ही वो ये बोलती है लान कुरान उस लड़की को बहुत ही गुस्से से घूरने लगते हैं। ये देखकर वो अपनी नज़र दूसरी तरफ कर लेती है। वहीं विंग अपने सर को हाँ में हिलाकर कहता है मैं विचांगसे और कांगसे सरन का बेटा हूँ। और ये सुनकर लान कुरान कुछ आंसर नहीं करते और वो ऐसे ही वहाँ बैठे रहते हैं। विंग फिर उनके सामने बैठ जाता है। विचांगसे नहीं, लान कुरान फिर अपने पास से एक गिफ्ट निकालते हैं और उस गिफ्ट को विंग की तरफ बढ़ाते हैं। ये देखकर विंग थोड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन वो फिर उसे ले लेता है। लान कुरान उसे खोलने का इशारा करते हैं। विंग जैसे ही उस गिफ्ट को खोलता है, उसमें एक फ़ाइल थी। ये देखकर विंग कंफ्यूज होता है कि गिफ्ट में फ़ाइल कौन देता है। लान कुरान एक तिरछी स्माइल के साथ कहते हैं मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे, वैसे तो मैं जवाब नहीं दे सकता, लेकिन ये फ़ाइल उन सवालों के जवाब देगी जिनके जवाब मैं अपनी ज़बान से नहीं दे सकता। और ये बोलकर वो लानशिंग की तरफ देखता है और लानशिंग अभी लान कुरान को बेहद गुस्से से देख रही थी, बहुत गुस्से से। उसकी मुट्ठियाँ कस चुकी थी। वहीं विंग वहाँ बैठ कर कहता है अंकल मुझे पता है ये थोड़ा जल्दी होगा और शायद आपको ये लगेगा कि मैं कितना मैनरलेस हूँ, मुझे आपसे पहले अच्छे से बात करनी चाहिए, आपका हालचाल पूछना चाहिए, लेकिन मैं सीधे काम की बात कर रहा हूँ। इस पर लान कुरान कहते हैं मुझे सीधी बात पसंद है, मुझे बातें घुमाना पसंद नहीं। ये सुनकर विंग कहता है ठीक है, तो मुझे मेरे पेरेंट्स के बारे में जानना है, आप मुझे मेरे पेरेंट्स के बारे में बताइए।
और ये सुनकर लान कुरान अब लान शिंग की तरफ देखते हैं, जो कि अभी विंग की तरफ देख रही थी। वहीं ये देख कर लान कुरान लान शिंग से कहते हैं, लान शिंग, क्या तुमने इसे इसके पेरेंट्स के बारे में नहीं बताया, विचांग से और कांग से सरन के बारे में, या फिर तुम्हारे उस वाइफ ने इसे उनके बारे में नहीं बताया? ये सुनकर विंग कहता है, आपको खुद बताना है तो बताइए, आप इन्हें बीच में मत लाइए। ये सुनकर लान कुरान कहते हैं, मुझे पता ही था कुछ ऐसा ही होगा, और मुझे लगा भी था कि तुम मुझसे कुछ सवाल ही करोगे, क्योंकि जिस तरीके से उसने मुझे कॉल किया मैं समझ गया कि ज़रूर इन सब में तुम जुड़े हुए हो। ये सुनकर विंग बस लान कुरान की तरफ देख रहा था। लान कुरान फिर कहते हैं, ठीक है, अगर यही चीज़ है तो मैं यही तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में बताता हूँ। फिर वो बताना शुरू करते हैं। वो कहते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स, उनका नाम तो तुम जानते ही हो, विचांग से कांग से सैरन। जिस पर विंग कहता है जिस पर लान कुरान कहते हैं, और तुम ये भी जानते हो कि जो तुम्हारे फादर थे वो एक बिजनेसमैन थे। जिस पर विंग कहता है, उनका बहुत बड़ा बिजनेस था, लेकिन अभी उनकी एक कंपनी ही बची है, मुझे नहीं पता कि उनका बाकी बिजनेस कहाँ गया। जिस पर लान कुरान कहते हैं, तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ वो सिर्फ एक बार हल्का सा बुदबुदाते हैं, लेकिन इस बात को बोलते नहीं। फिर वो विंग से कहते हैं, तुम्हारे फादर का बिजनेस कह सकते हो कि उनके एनिमीज़ ने हड़प लिया। ये सुनकर विंग की आंखें बिल्कुल डार्क हो जाती हैं। वहीं विचांग से ये चीज़ नोटिस करके भी उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। फिर वो विंग से कहते हैं, तुम्हारे फादर विचांग से, वैसे तो वो इंसान कभी किसी के मामलों में टांग नहीं अड़ाता था, लेकिन उसने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी। और ये बोलकर वो विंग की तरफ देख कर कहता है, तुम्हें पता है वो मिस्टेक क्या थी? जिस पर विंग ना में सर हिलाता है। जिस पर विचांग से कहते हैं, उसने मिस्टेक की तुम्हारी मदर को चूज़ करके, कांग से सरन। वैसे तो कांग से सरन है वो एक ऑर्फन में रहती थी, और वहीं तुम्हारी वो आंट, सो कॉल्ड आंट भी रहती थी। हाँ, यांग वो भी ऑर्फन में ही रहते थे, और वो दोनों साथ में ही कह सकते हो बड़े हुए हैं। और कांग से सरन ने उसे अपने छोटे बहन की तरह, या यूँ कहें किसी बच्चे की तरह पाला है। जिस पर विंग कुछ नहीं कहता। और वहीं वांग जी जो ये सब सुन रहा था, क्योंकि उसे भी मौका मिल रहा था जानने का, सब कुछ जानने का, इसलिए वो भी बड़े ध्यान से सब कुछ सुन रहा था। वहीं फिर लान कुरान कहते हैं, विचांग से, जो कि उस ऑर्फनेज के बारे में कुछ नहीं जानते थे, लेकिन उस ऑर्फनेज को लान फैमिली फंड करती थी, और हम कभी कभी वहाँ जाकर बाकी बच्चों को कुछ ना कुछ गिफ्ट्स वगैरह देते रहते थे। और इसी चक्कर में जो मेरी ये बेटी है, फिर उन्होंने उस लड़की की तरफ इशारा किया, इसका नाम लानी है। और ये सुनकर लानी बस उनकी तरफ देखती है। जिस पर विचांग से कहते हैं, जिस पर लान कुरान कहते हैं, लानी ये जब कांग से सरन से मिली, इसे कांग से सरन पसंद आ गई, या यूँ कहें इससे लव एट फर्स्ट साइट हुआ। इसीलिए हमने सोचा कि हम इनकी शादी कर देंगे। लेकिन वही कांग से सरन, उसने तुम्हारे फादर की कंपनी में अप्लाई किया जॉब के लिए, और वो वहाँ काम करने लगी। वहीं जो विचांग से थे वो एक्सीडेंटली कांग से सरन से मिल गए, और धीरे धीरे उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया, और वो दोनों रिलेशनशिप में आ गए, और तुम्हारी मदर तुमसे प्रेग्नेंट हो गई। और ये सुनकर इनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। जिस पर लान कुरान कहते हैं, इस वजह से उसका और लान फैमिली का एक तरीके से कहा तो 36 का आंकड़ा हो गया, क्योंकि ये जो एक तरीके से कह सकते हो मेरी बेटी ही है, ये कांग से सरन को पसंद करती थी। लेकिन कांग से सरन जो कि तुम्हारी मदर है, वो भी चांग से प्यार करती थी, और उनकी शादी भी हो गई, और वो तुमसे प्रेग्नेंट भी हो गई। उन्होंने ये सब जल्दबाजी में किया, क्योंकि विचांग से जान चुका था कि लान फैमिली कांग से सरन के पीछे है, और लानी कांग से सरन को चाहती है। इसीलिए उसने ये सब जल्दबाजी में किया, जिस वजह से
उसकी और कांग्रेस सर की शादी हो गई और लानी इस चीज़ से बहुत गुस्सा हो गई और इसीलिए हमारा और वी फैमिली का एक तरीके से ये कहा जाए तो झगड़ा हो गया। और ये सुनकर वी कहता है तो इसका मतलब आपने मेरे पेरेंट्स को मारा, जिस पर लान कुरान कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को क्यों मारूंगा। हाँ, भले ही दुश्मनी हुई हो लेकिन इतनी भी कोई गहरी नहीं थी। अब शादी नहीं हुई तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और लानी ने भी कुछ टाइम बाद अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर लिया और फिर जो मेरी दूसरी बेटी जिसे मैंने अपनी कंपनी का हायर बनाने के लिए चूज़ किया था, लानशिंग, इसे प्यार हो गया। इसे प्यार हुआ किससे? यांग यांग से, जो कि कांग्रेस सैरन से जुड़ी हुई थी। ये सुनकर विंग कुछ नहीं कहता और वही वांग जी बहुत ध्यान से सुन रहा था। फिर लान कुरैन आगे कहते हैं इसे प्यार हुआ यांग यांग से और फिर इन दोनों ने सारे लिमिट क्रॉस कर दी। और जब मैंने इसकी शादी वैन फैमिली में फ़िक्स की उस टाइम इसने मुझे बताया कि प्रेग्नेंट है। और जब मुझे पता चला कि वो बच्चा यांग यांग का है, यानी कि उस लड़की का जिसकी फैमिली की एक मेंबर ने या यूँ कहें जिसकी बड़ी बहन ने मेरी दूसरी बेटी का दिल तोड़ा, मुझे बहुत गुस्सा आया और इसीलिए मैंने लानशिंग को घर से निकाल दिया और फिर इसने और यांग यांग ने शादी कर ली। ये बोलकर लान कुरैन कहते हैं इसके बाद मेरा तुम्हारी फैमिली से कोई कनेक्शन नहीं रहा, सब कुछ टूट गया। मुझे नहीं पता कि आगे क्या हुआ, मुझे बस इतना ही पता है। और ये सुनकर विंग अपनी बाहें उछाकर कहता है व्हाट, ये तो आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मुझे दुश्मनों के बारे में जानना था, मेरे पेरेंट्स के एक्सीडेंट के बारे में जानना था। इस पर लान कुरैन कहते हैं हाँ, एक्सीडेंट के बारे में मुझे पता ज़रूर चला था लेकिन मेरा तुम्हारी फैमिली से कोई कनेक्शन नहीं था और लानशिंग को भी मैं घर से बाहर निकाल चुका था, इसीलिए मैंने तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ पर ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश नहीं की और ये सब यांग यांग ने हाइड कर दिया था, इसलिए मुझे भी इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। और ये बोलकर वो विंग की तरफ देखते हैं जहाँ विंग बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं था क्योंकि उसे जो इन्फॉर्मेशन मिली वो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि विंग के लिए हार्मफुल हो और ना ही कुछ ऐसा था जिससे विंग को ये पता चल सके उसके पेरेंट्स की डेथ कैसे हुई, इसलिए विंग इस चीज़ से बिल्कुल खुश नहीं था। और लानशिंग और लान कुरैन को देख रही थी, वहीं लान कुरैन लानशिंग की तरफ बस देख रहा था जैसे कह रहा हो बस मैंने अपना काम कर दिया। और लानशिंग बस एक छोटी सी स्माइल करती है, जो चीज़ किसी ने नोटिस नहीं की। और फिर लान कुरैन कहते हैं मैंने वो सब बता दिया जो मुझे पता था, क्या अब भी तुम्हें कुछ जानना है? जिस पर विंग अपने सर को नो में शेक करता है और वो वहीं सोफे पर बैठ जाता है और अपनी आंखों पर हाथ रखकर कहता है आखिर मेरे पेरेंट्स को किसने मारा? जिस पर लान कुरैन कहते हैं मुझे नहीं पता लेकिन तुम्हारी आंट जानती है, यांग यांग सब कुछ जानती है और सिर्फ वही है जो तुम्हें सच बता सकती है कि रियलिटी में तुम्हारे पेरेंट्स को किसने मारा, क्योंकि मुझे पता चला था कि उसने सारी चीज़ें छुपाई हैं, सब कुछ जानकर भी उसने सब कुछ हाइड कर दिया। और ये सुनकर विंग उनकी तरफ देखकर कहता है आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? जिस पर लान कुरैन अपनी बाहें और अपने कंधे को उचका कर कहते हैं मुझे क्या पता, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी मेरे और उसकी बिल्कुल नहीं बनती क्योंकि उसकी वजह से मैंने एक काबिल CEO को खो दिया, इसीलिए मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है और अगर वो मेरे सामने आएगी तो मेरा पहला काम होगा कि मैं उसे जान से मार दूँ। और ये सुनकर वांग जी उन्हें गुस्से से घूरने लगता है। इस लान कुरैन वांग जी को देख कर कहते हैं तुम मुझे से घूरना बंद करो, भले ही वो तुम्हारी मदर है लेकिन उसने जो किया मेरे साथ वो बिल्कुल सही नहीं था, उसकी वजह से मैंने एक काबिल CEO को खोया है और इसीलिए मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। और फिर लान कुरैन उठकर कहते हैं मुझे जो बताना था मैं बता चुका हूँ। और ये बोलकर वो लानशिंग की तरफ देख कर कहते हैं मुझे जो बताना था मैंने बता दिया है, अब तो मुझ पर किसी चीज़ का प्रेशर नहीं डाल सकती। और ये सुनकर लानशिंग कुछ नहीं कहती और लान कुरैन फिर वहाँ से चले जाते हैं। और वहीं लान कुरैन को बस विंग जाते हुए देख रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, क्या कहे, क्या करे। और वो वहीं सोफे पर निढाल होकर बैठा रहता है, अपने सर को पीछे टिका लेता है और अपनी आंखों पर अपने हाथ को रख लेता है। विंग के चेहरे पर साफ लिख रहा था टेंशन, परेशानी, तकलीफ़।
और ये चीज़ वांगजी और लांशिंग दोनों देख पा रहे थे, लेकिन दोनों इनसे कुछ नहीं कहते। और वांगजी फिर वहाँ से उठकर चला जाता है और लांशिंग भी विंग वहाँ से उठकर चली जाती है। विंग जो वहीं लेटा हुआ था कि तभी उसके दिमाग में लानकरण की एक बात आती है, जहाँ उन्होंने वो फाइल देते हुए कहा था, जो सवालों के जवाब मैं नहीं दे सकता, तुम्हें इन सवालों के जवाब इस फाइल में मिल जाएंगे। और जैसे ही विंग के दिमाग में वो बात रिपीट होती है, विंग जल्दी से उस फाइल को देखता है जो अभी भी उसकी गोद में रखी हुई थी, जिसे अभी तक किसी ने टच नहीं किया था। विंग उस फाइल को उठाता है और सीधा स्टडी रूम में चला जाता है। विंग स्टडी रूम का दरवाज़ा बंद करता है और उसे लॉक कर देता है। और फिर उसके बाद विंग चेयर पर बैठ जाता है और उस फाइल को ओपन करता है, जिस फाइल पर वो देखता है कि अंदर बाहर तो कुछ नहीं था, बल्कि एक बहुत ही शाइनी कवर लगा हुआ था, जैसे कि कोई बुक वगैरह हो, जिस चीज़ के लिए लांशिंग ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और अब विंग देख रहा था कि उसके अंदर एक नाम लिखा हुआ है, वी फैमिली। और जैसे ही ये देखता है, विंग उसे ओपन करता है, जहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ थी। हाँ, कुछ फ़ोटोज़ जो कि एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ था जिसमें वो सारी फ़ोटोज़ रखी हुई थी। विंग उन सारी फ़ोटोज़ को निकालता है और देखता है, जिनमें उसके पेरेंट्स की कुछ यंग मेमोरीज़ थी, जहाँ पर उसके पेरेंट्स, उसके मदर, फादर और साथ में बहुत सारे लोग थे। और फिर विंग एक चीज़ पर ध्यान देता है कि वहाँ पर कुछ लोगों के चेहरों पर गोल गोल मार्क लगे हुए हैं, यानी कि उन्हें सर्कल किया गया है, उन्हें मार्क किया गया है कि जैसे कुछ लोग सस्पिशियस हो। और विंग ये सब ध्यान से देख रहा था। और फिर उसके बाद विंग उस फाइल को पढ़ता है और उस फाइल को पढ़ते पढ़ते विंग के एक्सप्रेशन चेंज हो रहे थे, बहुत ज़्यादा चेंज। और जैसे ही विंग पूरी फाइल पढ़ता है, विंग एक झटके से उस फाइल को बंद कर देता है और उस फाइल को सीधा टेबल पर फेंक कर मारता है। और उस टेबल पर उस फाइल को फेंकने के बाद विंग गुस्से से अपने हाथ को उस टेबल पर मारता है और गुस्से से कहता है, तो तुम हो इन सब के पीछे, जो बॉस्टर्ड, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना कुछ करने की? और ये बोलकर विंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था। उसकी जो आँखें थी वो बिल्कुल चेंज हो चुकी थी, बिल्कुल डार्क हो चुकी थी। और विंग की जो आसपास की हवा थी वो बहुत ज़्यादा थिन होने लगी थी। इनका गुस्सा साफ साफ शो हो रहा था। और विंग फिर उस फ़ोटोज़ को देखता है, जो कि फ़ाइल फेंकने की वजह से बाहर निकल कर इधर उधर बिखर चुके थे, और फ़ोटोज़ में बहुत सारे लोग थे। विंग उन सब लोगों को देख रहा था और विंग की नज़रें सिर्फ एक इंसान पर टिकी हुई थी, जो कि उसके फादर के पीछे, उसके मदर फादर के बीच में, उनके पीछे खड़ा था। और उसने उन दोनों के शोल्डर्स पर हाथ रखा था और उस इंसान के चेहरे पर एक स्माइल थी, लेकिन आँखों में सिर्फ नफ़रत। और ये चीज़ अब विंग समझ पा रहा था। विंग फिर उस फोटो को उठाता है और उसे देखकर एक डबल स्मोक के साथ कहता है, यू बास्टर्ड, मैं तुम्हें मौत से भी बदतर मौत दूंगा। तुम मेरे पेरेंट्स को टारगेट कर रहे थे, तुमने मेरे पेरेंट्स को मार दिया, और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वेट एंड वॉच, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, भले ही तुम इस दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढूंगा और तुम्हें मौत से भी बदतर मौत मारूंगा। और ये बोलकर विंग गुस्से से उस फाइल को इकट्ठा करता है और उसे लेकर सीधा अपने रूम में चला जाता है। फिर उस फाइल को विंग छुपा कर रख देता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि अगर लांशांग के हाथ में ये फाइल लगी तो वो कभी भी विंग को फाइल नहीं देने देगी। और फिर विंग उस फाइल को रख कर वहाँ से अपनी वॉच और बाकी सारी चीज़ें लेकर, फ़ोन वगैरह लेकर विंग वहाँ से निकल जाता है। और लांशांग जब विंग को जाते हुए देखती है तो विंग को रोकते हुए कहती है, विंग कहाँ जा रहे हो तुम? अभी तो तुम आए हो, कम से कम लंच तो करके जाओ ना। जिस पर विंग लांशांग की तरफ देख कर कहता है, आंटी मुझे आने में टाइम लग जाएगा, प्लीज़ घर का ध्यान रखिए, मुझे आने में थोड़ा टाइम लगेगा। इस पर लांशिंग कहती है, कितना टाइम लगेगा? जिस पर विंग कहता है, थोड़ा ज़्यादा टाइम, शायद मैं 2-3 दिन तक वापस ना हो। ये सुनकर लांशिंग परेशान होकर कहती है, 2-3 दिन? जिस पर विंग कहता है, हाँ एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और ये बोलकर विंग वहाँ से चला जाता है और लांशिंग बस उसे जाते हुए देखती है। और फिर विंग सीधा अपने उस खुफिया अड्डे पर जाता है, जहाँ वो जैसे ही पहुँचता है
विंग ने पहले ही अपने कुछ लोगों को मैसेज कर दिया था, इसलिए विंग के सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा हो चुके थे। विंग फिर उन लोगों के साथ बैठकर एक मीटिंग करता है, जहाँ वो उनसे कहता है, तुम सब लोग जाओ और वैन रूहान को ढूंढो। और ये सुनकर सब लोग कंफ्यूज होकर कहते हैं, बॉस वैन रूहान? इस पर विंग कहता है, हाँ वैन रूहान, सुना नहीं तुमने? मैंने कहा जाओ और जाकर वैन रूहान को ढूंढो। ये सुनकर सब लोग विंग को देखकर कहते हैं, बॉस आप जानते हैं ना कि वैन रूहान कोई आम इंसान नहीं है। जिस पर विंग कहता है, हाँ मैं जानता हूँ कि वो कोई आम इंसान नहीं है, लेकिन जितना कहा है सिर्फ उतना करो, जाओ और जाकर उस कमीने को ढूंढो। और ये सुनकर वो सब लोग कुछ नहीं कहते और अपने अपने काम पर लग जाते हैं। और वही विंग वो अपने ऑफिस जाता है, जहाँ वो बाकी सारा काम करता है, क्योंकि वेडिंग और इन सब की वजह से विंग का बहुत सारा काम पेंडिंग रह चुका था और अब विंग अपने काम को कर रहा था। विंग अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है और साथ ही अपने उन फाइलों में, इसलिए वो घर आ ही नहीं पाता। और ऐसे ही करीब 2 दिन बीत जाते हैं और अब लाइशांग और वांगजी इन लोगों को विंग की चिंता होने लगी थी, क्योंकि विंग घर नहीं आ रहा था और शायद वो टाइम पर अपना रेस्ट नहीं ले रहा था और ना ही अच्छे से खा पी रहा था। वांगजी जो कि खुद भी अपने कामों में बिज़ी हो गया था, क्योंकि वांगजी ने भी इन पूरे टाइम में स्ट्रेस की वजह से, बाकी सब चीज़ों की वजह से अपने बहुत सारे काम को छोड़ दिया था। और वांगजी ऐसा नहीं कर सकता, वो एक सुपरस्टार है, कम से कम उसे अपनी इमेज इन सब की चीज़ों पर तो ध्यान देना ही पड़ेगा। और इसीलिए वांगजी जिसकी पूरी लाइफ मेस्ड अप हो चुकी थी, वो फिर अपने काम पर फोकस करता है। वो अपनी शूटिंग वगैरह पर जाने लगता है, जो कि आसपास के ही कुछ टाउन वगैरह में हो रही थी, इसलिए वांगजी कुछ टाइम के लिए वहाँ चला जाता है, शूटिंग पर चला जाता है। और अब घर पर लाइशांग अकेली रह गई थी, क्योंकि विंग अपने काम में बिजी हो गया था और वांगजी भी अपने काम के लिए चला गया था, इसलिए वो अकेली ही घर पर आराम से रहती है। और वो कुछ कुछ विंग की हेल्प भी करती है, ऑफिस वगैरह के कामों में जो चीज़ें विंग हैंडल नहीं कर पाता उन्हें लाइशांग हैंडल करती है। और ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतने लगता है और कब 2 हफ्ते बीत जाते हैं किसी को पता ही नहीं चलता। और अभी हम एक सीन देखते हैं, जहाँ विंग जो कि अभी एक गोडाउन में बैठा हुआ था, ये विंग का वही खुफिया अड्डा था, और विंग अभी उसी चेयर पर बैठा हुआ था और अभी उसके सामने 4 लोग घुटनों के बल टिक बैठे हुए थे और उनके मुंह से ब्लड आ रहा था। और वहीं विंग के बॉडीगार्ड्स उनके सर पर खड़े थे, यानी कि उनके साइड में खड़े थे, और उन बॉडीगार्ड्स के जो हाथ थे उन पर ब्लड लगा हुआ था, क्योंकि उन्होंने इन लोगों को बहुत ज़्यादा मारा था। और अभी भी एक बॉडीगार्ड जिसने एक आदमी के गले में एक पट्टा डाला हुआ था, जो कि हम डॉग के गले में डालते हैं, वो डाला हुआ था, और वो एक चैन को पकड़कर उस इंसान के सर को ऊपर उठाता है। वो इंसान दर्द से करा उठता है। तभी वो बॉडीगार्ड उसके बालों को पकड़कर उसके सर को ऊपर उठाकर कहता है, जितना हमारे सर ने कहा है, जितना हमारे मास्टर ने कहा है, उतने ही सवालों के जवाब दो। तुम लोगों को यहाँ इसीलिए पकड़ा गया है। सुनकर वो आदमी चिल्लाते हुए कहता है, मुझे नहीं पता कि वैन रूहान कहाँ पर है। जिस पर विंग उसे देखते हुए कहता है, तुम वैन रूहान के लिए काम करते हो, लेकिन तुम्हें यही नहीं पता कि वैन रूहान है कहाँ पर। ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है। जो सुनकर वो आदमी रोते हुए कहता है, मुझे नहीं पता कि वैन रूहान कहाँ पर है, वो बस हमें ऑर्डर देता है, हमने आज तक उसका चेहरा क्या, उसकी ओरिजिनल वॉइस तक नहीं सुनी, हमें नहीं पता कि वो कौन है, कहाँ रहता है, कैसा दिखता है, क्या करता है, हमें कुछ नहीं पता, हम बस उसके लिए काम करने वाले उसके बस पपेट हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। ये सुनकर विंग कहता है, ओ तो तुम उसके पपेट हो, अगर पपेट मर जाए तो मास्टर को तो कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। ये सुनकर उस आदमी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और विंग अपने लोगों से कहता है, मार डालो इन लोगों को और इनकी बॉडीज़ को वैन रूहान के अड्डे पर पार्सल कर दो। उस चूहे को उसके बिल से बाहर मैं निकाल कर रहूँगा, चाहे इसके लिए मुझे उसके कितने भी आदमियों को क्यों ना मार चुके। और विंग इस पूरे टाइम में वैन रूहान के 70 लोगों को मार चुका है और हर किसी को मारकर वो उसकी बॉडी को वैन रूहान के किसी न किसी अड्डे पर फेंक देता है। और इसीलिए वैन रूहान का अब टारगेट विवुशान बन चुका है और वैन रूहान अपने लोगों को विवुशान को मारने के लिए भेजता रहता है। और विंग इस बात का फ़ायदा उठाकर उसके लोगों को बहुत ही ब्रूटली मार रहा था और विंग को ये करने में काफ़ी मज़ा आ रहा था।
अब विंग बिल्कुल रूथलेस बन चुका था। उसे जब भी मौका मिलता वो वैन रोहान के किसी भी गोडाउन को ब्लास्ट कर देता, उसकी किसी भी कंपनी को बैंकक्रप्ट कर देता। उसे वो कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा था जिससे वैन फैमिली को प्रॉब्लम हो रही थी। जो वैन फैमिली सेकंड सबसे पावरफुल फैमिली थी, अब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी थी। उसका कोई भी बिज़नेस अच्छे से काम नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई इंसान बार बार उसे हिला रहा है, उसकी नींव को डगमगाने पर मजबूर कर रहा है। लेकिन एक अजीब चीज़ थी कि इतना कुछ विंग कर रहा था, लेकिन वैन फैमिली अभी भी अपनी उसी पोजीशन को मेंटेन किए हुए थी। और ये चीज़ इनको खुद शॉकिंग लग रही थी कि आखिर ऐसा क्या है जो वैन फैमिली कर पा रही है। अभी यही सब सोच रहा था, तभी विंग का फ़ोन रिंग करता है। विंग का फ़ोन जैसे ही रिंग करता है, विंग की बाहें इकट्ठी हो जाती हैं, क्योंकि इस टाइम फ़ोन रिंग करना कुछ विंग को सही नहीं लग रहा था। विंग अपने फ़ोन को देखता है तो उसके फ़ोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। ये देखकर विंग उस फ़ोन को उठा लेता है तो दूसरी तरफ से उसी इंसान की आवाज़ आती है, विभूषण विभूषण विभूषण, क्या कर रहे हो तुम? हाँ, क्या कर रहे हो तुम शेर को छोड़कर चूहों पर हमला कर रहे हो? ये उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे। कितने जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो तुम बेबी बॉय। ये सुनकर विंग दांत पीस कर कहता है, आखिर तुम हो कौन और बार बार मुझे कॉल करके क्यों परेशान कर रहे हो? इस पर वो इंसान कहता है, अरे बेबी बॉय मैं कहाँ तुम्हें परेशान कर रहा हूँ? हाँ, कहाँ तुम्हें परेशान कर रहा हूँ? मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। देखो, मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपनी उस अपनी आंट की सबसे फेवरेट चीज़ को मुझे दो, लेकिन तुमने नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब तुम उस शेर को छोड़कर चूहे के पीछे भागे हो। कितनी बुरी बात है। वैसे अगर तुम चाहो तो मैं शेर को पिंजरे में बांध कर तुम्हारे हवाले कर सकता हूँ। इस पर विंग कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? इस पर वो आदमी कहता है, अरे बेबी बॉय मैं वही कह रहा हूँ जो तुम सुनना चाहते हो, तुम इससे ढूंढ रहे हो। मैं उस इंसान के बारे में सब कुछ जानता हूँ, और सब कुछ क्या, मैं उस इंसान को भी जानता हूँ। और अगर तुम कहो तो मैं उस चूहे को तुम्हारे पास भेज सकता हूँ, पार्सल कर सकता हूँ, जिंदा, पूरी तरीके से सही सलामत, और ऐसा कि वो तुम पर वार भी ना करें। ये सुनकर विंग कहता है, तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो? फिर वो आदमी कहता है, किसने कहा मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ बेबी बॉय? बिना फ़ायदे के इस दुनिया में कुछ नहीं होता, समझे? तो मुझे इतना अच्छा मत समझो कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे आंट की तरह नहीं हूँ जो कि फ्री में सब कुछ करे। इसलिए मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर रहा, बस बदले में मुझे वही चाहिए जो मैंने पहले मांगा था। इस पर विंग कहता है, मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं देने वाला। इस पर वो आदमी कहता है, विंग मैं तुम्हें कितना अच्छा ऑफ़र दे रहा हूँ। हाँ, तुम्हें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। 2 घंटे के अंदर मैं उस इंसान को तुम्हारे सामने ले आऊँगा जिस इंसान ने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा, और अब तुम मुझे मना कर रहे हो ये सब चीज़ें देने से। देखो विंग, समझदार बनो, तुम्हारी मेहनत बचेगी और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। चुपचाप मुझे तुम्हारी आंट की सबसे प्रीशियस चीज़ मुझे दे दो, और मैं सब कुछ कर दूंगा तुम्हारे लिए, सब कुछ। जिस पर विंग कहता है, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ खुद हैंडल कर सकता हूँ। जो सुनकर वो इंसान कहता है, ओहो बेबी बॉय यू आर सो क्यूट। आई नो कि तुम सब कुछ हैंडल कर सकते हो, और मुझे पता है कि तुम कर लोगे, लेकिन क्या करूं बेबी बॉय, क्या करूं मैं? हाँ, मुझे तुम कुछ ज़्यादा ही पसंद हो, इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम बस मुझे वो चीज़ दे दो। जिस पर विंग दांत पीस कर कहता है, कौन सी चीज़? इस पर वो इंसान कहता है, तुम मुझे वो चीज़ दे दो विंग। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी आंट की सबसे प्रीशियस चीज़ क्या है? इस पर विंग कहता, मुझे नहीं पता। इस पर इंसान कहता है, क्या करूं मैं, सच में तुम बहुत स्टूपिड हो विंग। जिस पर विंग कहता, हाउ डेयर यू। जो सुनकर वो इंसान कहता है, अरे चिल्लाओ मत, तुम्हारा गला बैठ जाएगा। चलो कोई बात नहीं, वैसे मैं तुम्हें मौका दे रहा था, पर तुम्हारी हरकतें और तुम्हारी बातें सुनकर लगता नहीं कि तुम मुझे वो चीज़ दोगे, तो मुझे खुद ही वो लेना पड़ेगा। जिस पर विंग चिल्ला कर कहता है, अगर तुम कहना क्या चाहते हो, तुम करने क्या वाले हो? जिस पर वो आदमी कहता है, हाँ, क्या करूँगा मैं,
वही जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। वो क्या है ना, मैं थोड़ा काइंड बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शायद ये मेरे ब्लड में नहीं है, इसीलिए अब मैं काइंड नहीं बनूंगा। तो तुम जल्द से जल्द अपनी आंट की सबसे प्रीशियस चीज़ मुझे देने के लिए तैयार हो जाओ। जिस पर विंग कहता है, तुम मेरे सामने नॉनसेंस करना बंद करो। जिस सुनकर वो आदमी बस हल्का सा हंसता है और फ़ोन कट हो जाता है। और ये देख और विंग गुस्से से कहता है, आखिर ये आदमी है कौन, और ये मुझसे चाहता क्या है, बार बार प्रीशियस चीज़ कर रखा, कौन सी है सबसे प्रीशियस चीज़। और विंग इन सब चीज़ों के बारे में सोचने लगता है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है उसकी सबसे प्रीशियस चीज़। और विंग इसी चीज़ के बारे में सोच रहा था और विंग ऐसे ही सोचता रहता है और फिर विंग अपना काम भी करता रहता है। ऐसे ही 2 दिन और बीत जाते हैं और विंग अब घर जाने के बारे में सोचता है और इसीलिए वो घर के लिए निकल जाता है। विंग अपने उस बड़े से विला में आता है। वो देखता है कि विला बिल्कुल खाली है। ये देखकर विंग सोचता है कि शायद आंटी बाहर गई है और वांगजी भी, इसलिए विंग जाता है, शावर लेता है। सर्वेंट उसके लिए खाना बना देते हैं। विंग खाना खाता है और जाकर अपने रूम में सो जाता है क्योंकि वो काफ़ी थका हुआ था। हालांकि विंग को नींद नहीं आ रही थी, लेकिन उसकी बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत थी, इसलिए विंग जाकर बेड पर सो जाता है। विंग अपनी आंखें टाइटली बंद कर लेता है और थोड़ी देर में वो गहरी नींद में चला जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ लैंशांग को देखते हैं, जो कि अपनी उसी फ्रेंड से मिलने के लिए गई हुई थी और वो अभी वापस आ रही थी और उसे यांग के बारे में अभी भी कुछ पता नहीं चला, इसलिए लैंशांग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। और वो विंग को कॉल करने का ट्राई करती है क्योंकि उसे बहुत टाइम हो गया था विंग से बात किए, इसलिए वो विंग को कॉल करती है। वांगजी से तो वो डेली बात करती है, लेकिन विंग से वो नहीं कर पाती। वो कॉल करती है लेकिन विंग का फ़ोन कोई उठाता ही नहीं क्योंकि विंग तो सो रहा था अपने रूम में। ये देखकर वो गहरी सांस लेती है और फिर अपने फ़ोन को रखकर जैसे ही वो सामने देखकर कार चलाने लगते हैं कि तभी उसकी कार से एक ट्रक जो कि साइड से आ रहा था वो टकरा जाता है और इसी के साथ उसका बहुत बैड एक्सीडेंट हो जाता है। अभी हम दूसरा सीन देखते हैं जहां हमारा प्यारा वांगजी, जो कि एक छोटी सी शूटिंग करके वापस आ रहा था, वो वापस आता है और अपने घर आता है। वांगजी देखता है कि घर पर अभी सिर्फ सर्वेंट्स है जो कि अपना काम कर चुके हैं ऑलमोस्ट। ये देख कर वांगजी अपने रूम की तरफ जाने लगता है। वो अपने रूम में आता है और रेस्ट करके वो भी थोड़ा सोने के बारे में सोचता है क्योंकि काम करके वो थक चुका था, इसलिए वो सो जाता है। और वहीं वांगजी और विंग दोनों के फ़ोन्स लगातार रिंग होते हैं क्योंकि लैंशांग का एक्सीडेंट हो गया था और कुछ लोग जो कि उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे, वो उसके फैमिली मेम्बर्स को कॉल करते हैं, जहाँ वो विंग वांगजी जिसके पास उसने अभी रिसेंटली बात की थी उन्हें कॉल करते हैं, लेकिन दोनों के ही फ़ोन सिर्फ बजते हैं, कोई उठाता नहीं। ये देखकर वो लोग फिर एक नंबर पर कॉल करते हैं जो कि यांग का था, जो कि पूरे 2 हफ्ते यानी या यूँ कहें 3 हफ्ते होने के आए थे, बंद आ रहा था, उसका फ़ोन ही बंद आ रहा था और अचानक वो फ़ोन मिल जाता है। ये देखकर वो लोग बिना सामने की आवाज़ सुने सीधा बोलते हैं, जिसका भी ये फ़ोन है उनका भी अभी एक्सीडेंट हुआ है बहुत बुरा और हम उन्हें सिटी हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। अब जो कोई भी हैं प्लीज़ अगर आप उनके रिलेटिव हैं तो जल्द से जल्द सिटी हॉस्पिटल पहुँचिए। और ये बोलकर वो इंसान फ़ोन कट कर देते हैं और वहीं वो लैंशांग को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। अब हम शाम का सीन देखते हैं जहां विंग जो कि सो रहा था वो उठता है। उठकर विंग पहले अपनी उस नींद से बाहर आता है। उसे काफ़ी अच्छा और रिफ़्रेश फील हो रहा था क्योंकि वो काफ़ी टाइम बाद बहुत अच्छे से सोया था। विंग उठता है और फिर वो थोड़ा बहुत पानी पीता है और उसके बाद वो बाथ लेने के लिए चला जाता है। विंग बाथ लेकर बाहर आता है और अपनी आदत से मजबूर वो अपने फ़ोन को चेक करता है और जैसे ही वो अपने फ़ोन को उठाता है वो देखता है कि उसके फ़ोन पर लैंशांग की 6 मिस्ड कॉल्स थी। ये देख कर विंग परेशान हो जाता है क्योंकि इतनी बार लैंशांग उसे कभी कॉल नहीं करती। और ये देख कर विंग जैसे ही उसे कॉल करने वाला था कि तभी विंग का फ़ोन रिंग करता है। विंग देखता है तो ये उसी आदमी का कॉल था। विंग कॉल उठाता है तो दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, वे वुशान, लगता है कि तुम्हारी नींद पूरी हो गई। ये सुनकर विंग कहता है, अब तुम मुझे क्यों कॉल कर रहे हो, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या?
सुबह की बात सुनकर तुम्हें ठंडक नहीं मिली। तुमने तो कहा था कि तुम मुझे कॉल नहीं करोगे, तो फिर अब क्यों कॉल कर रहे हो? जिस पर वो आदमी कहता है, मैं तुम्हें कॉल नहीं करता, लेकिन अब मुझे तुम्हें कॉल करना पड़ रहा है। एक्चुअली तुम्हारी आंट मेरे पास है। जो सुनकर विंग कहता है, व्हाट, क्या कह रहे हो तुम? जिस पर वो आदमी कहता है, मैंने कहा कि तुम्हारी आंटी लैंशांग मेरे पास है, अगर तुम्हें वो चाहिए तो तुम यहाँ आ सकते हो। ये सुनकर विंग अपने माथे पर उंगली रखकर कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? मेरी आंट तुम्हारे पास कैसे हो सकती है? जिस पर वो आदमी कहता है, विंग वो मेरे पास थी, अगर तुम्हें यकीन ना हो तो मैं उनकी फ़ोटो क्लिक करके तुम्हें भेजूँ। ये सुनकर विंग कुछ कहता कि तभी वो देखता है कि उसके पास फ़ोटो आई है। विंग ऑन करता है तो ये फ़ोटो लैंशांग की ही थी, जिसमें वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड कंडीशन में थी। हालांकि उसकी मरहम पट्टी हो चुकी थी, लेकिन विंग देखकर ही बता सकता था कि सच में उनकी कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है और उन्हें अभी हॉस्पिटल में होना चाहिए, ना कि ऐसे इंसान के साथ ऐसी जगह। और विंग फिर थोड़ा गुस्से से कहता है, तुम उनके साथ क्या कर रहे हो और तुमने उनकी क्या हालत कर दी है? अगर तुम्हारी वजह से उन्हें कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जो सुनकर वो आदमी कहता है, ये धमकी सुने तो मुझे बहुत 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 टाइम हो गया है। वैसे काफ़ी अच्छा लगा तुम्हारे मुँह से धमकी सुनकर। अगर तुम इन्हें ज़िंदा देखना चाहते हो तो चुपचाप यहाँ पर अपनी आंट की सबसे प्रीशियस चीज़ लेकर आओ। जिस पर विंग का था, प्रीशियस प्रीशियस कौन सी प्रीशियस चीज़, किसकी बात कर रहे हो तुम? जिस पर वो आदमी कहता है, तुम्हें अभी तक पता नहीं चला? तुम्हारा हस्बैंड, तुम्हारा डियर क्यूट स्वीट ओमेगा हस्बैंड लानवांग जी, उसे लेकर चुपचाप मैं एड्रेस भेज रहा हूँ, इस पर आओ, वरना मैं तुम्हारी आंट की डेड बॉडी तुम्हें पार्सल कर दूंगा, जैसे तुम वैन फैमिली के लोगों की डेड बॉडी पार्सल कर रहे थे। और ये सुनकर विंग बिल्कुल चुप हो जाता है। और वहीं वो आदमी कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं सोचने के लिए, तब तक मैं तुम्हारी आंट को ज़िंदा रखूँगा और 2 घंटे बाद तुम्हारे डोर की डोरबेल बजेगी, तो सोच लो। तो ये बोलकर वो आदमी बिना विंग का कोई जवाब सुने फ़ोन कट कर देता है। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अब इसके ज़्यादा चैप्टर्स नहीं बचे हैं और जल्द ही मैं स्टोरी को ख़त्म कर दूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।